आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कक्षा 12 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है ईंटें मन की और अस्थियां उसके बारे में। बहुत ही दोस्तों अच्छा चैप्टर वो आपको बहुत ही जल्दी इसको याद कराने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जो प्रॉमिस करता हूँ ये चैप्टर अगर इसकी 2 वीडियो भी आप पूरे देख लेंगे तो आपको एनसीईआरटी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हो बोर्ड परीक्षा में, अगर आपका टारगेट 95+ है तो आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री में किस तरह से पढ़नी है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम रमेश और आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम महातांडव सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं महातांडव सीरीज से, जिसमें आपको बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन डेली मिलने वाले हैं, डेली क्विज, तो उसके लिए आप क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके ये हड़प्पा सभ्यता। आज के इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, ये जो है कहाँ पनपी थी, इन सभी के बारे में टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो ये है हड़प्पा सभ्यता क्या है। पहला आपके सामने यही आता है कि हड़प्पा सभ्यता है वो है क्या आखिर। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद ये ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो ये इसका आप इतना उत्तर लिखते हो तो जो है आप अच्छे तरीके से आपको पूरे में से पूरे नंबर देने की, एग्जामिनर कहीं भी आपकी नंबर काटने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगला हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, काफी अच्छा जो ये प्रश्न बन सकता है। तो लगभग 160 साल पहले पंजाब में, यानी जो भी पंजाब वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसमें पहली बार है वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन लाहौर से लेकर कराची तक बिछाई जा रही थी और कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था। उत्खनन कार्य के दौरान कुछ इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिले। ये स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उन कर्मचारियों ने इन्हें खंडहर समझ लिया और यहाँ की हजारों लाखों ईंटें वो उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल है वो रेलवे लाइन में किया गया। और यहाँ से जो है बड़ी बात थी कि जो लोग थे वो भी यहाँ पर ले गए थे। ठीक है, तो लेकिन वे ये नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता भी थी। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो जॉन मार्शल है, जो कि एक ब्रिटिश आदमी है। उनके ये आपको याद रखना है, जॉन मार्शल नाम जो आ रहा है यहाँ पर बार बार, जॉन मार्शल है, इसको आपको याद रखना है। उसके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आपको याद रखना है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जैसे कि अभी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता का नाम देख लेते हैं एक बार। खोजकर्ता का नाम क्या है और स्थान कौन सा है, समय कौन सा है। तो यहाँ पर दयाराम जो साहनी है उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, जो कि भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और 1921 में उन्होंने इसकी खोज की थी। अब राखल दास बनर्जी है, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, वो भी अब वर्तमान में पाकिस्तान में है और वो अभी 1922 में उन्होंने खोज की थी। किसके नेतृत्व में की थी, जॉन मार्शल है, उनके नेतृत्व में खोज दोनों हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब यह 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई और हड़प्पा की मोहरें खोज ली। हड़प्पा में भी क्या निकली, सबसे पहले मुहरें निकली थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया और इन्होंने भी वैसी ही मुहरें खोज ली जिससी हड़प्पा सभ्यता मिली थी। तो ये एक बड़ी बात थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मुहरें मिली थी वो सेम की सेम थी। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स या फिर ये नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी बार बार कह रहा हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में भी आपको बताऊंगा कैसे आपको, अगर आप लिंक नहीं खुलती है तो किस प्रकार से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग हैं। इसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातत्विक विभाग के सर्वेक्षण डायरेक्टर के जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो दोस्तों इस लाइन को दोबारा से अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा इस बात का कि इसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि ये दोनों क्षेत्र एक ही संस्कृति के भाग है। कौन कौन से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसके बाद 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की जो है घोषणा कर दी थी। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर उस समय कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। इन दोनों की सभ्यताओं की घोषणा भी इन्होंने की थी। ठीक दोस्तों, अभी जो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर
हाँ, तो अब लोग हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो कैसे हुआ था। तो दोस्तों इस सभ्यता की खोज सबसे पहले वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था, यानी हड़प्पेन जो सिविलाइजेशन इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला इस सभ्यता, ये जो सभ्यता है दूसरी वाली, वो सिंधु घाटी किनारे बसी एक सभ्यता थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया गया है, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के क्या क्या तरीके थे, काफी अच्छा क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता ही रहता है इससे कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के कौन कौन से तरीके पाए जाते हैं। तो अब इसमें क्या लगेंगे, एक तो लगेंगे कृषि। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर लोग कृषि करते थे। अब कौन कौन सी कृषि करते थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गेहूँ, जो चावल, बाजरा, इस प्रकार से कुछ आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। पशुपालन भी लोग करते थे, क्योंकि वहाँ पर हड्डियाँ पाई गई है। अब जो है जंगली की भी हड्डियाँ पाई गई है, हो सकता है वो पालतू थे, मांस खाते थे या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, वो लोग व्यापार भी यहाँ पर करते थे, उनके अलग अलग जो है समुदाय थे और व्यापार भी यहाँ से एक दूसरे से करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है हड़प्पा के जो सेम हो रहे हैं वो भी मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो तक प्राप्त हुई है। अगला है शिकार, तो शिकार भी करते थे। इन सभी के बारे में आज अभी जो है बात करने वाले हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे तथा गेहूं, देखो कौन कौन से, गेहूं, जौ, चावल, सफेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि की खेती करते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी खेती करते थे। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल की खेती करते थे। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है, इससे पता लगता है कि ये लोग जानवरों को पाला करते थे। इस सभ्यता के लोग मवेशी जो है भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर आदि पालते थे, या मछली तथा पक्षियों की हड्डी में मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी जानवरों का मांस खाते थे। अनुमान लगाया जाता है, कोई स्पष्ट नहीं हुआ है, पर आप यहाँ पर जो पूरी इंसाइट है आपको अनुमान के आधार पर ही मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कृषि में क्या टेक्नोलॉजी हुई थी उस समय कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो कृषि में हुई थी, इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो हड़प्पा मोहर में वर्षभ यानी बैल की जानकारी भी हम लोगों को मिलती है, और इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि हड़प्पाई निवासी खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो अपनी मोहर है उसमें बैल की जानकारी भी मिलती है। आगे मैं मोहर आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप चेक कर पाओगे अच्छी तरीके से। इतिहासकारों को चोलिस्तान पाकिस्तान और बनावली हरियाणा से मिले मिट्टी के जो है हल के प्रतिरूप मिले हैं। इससे अनुमान लगाया है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जहाँ अनुमान लगाया गया है कि एक साथ दो अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, पूरा सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन बनेगा कि जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन सीधा से क्वेश्चन बनेगा कि इतिहासकारों को जो है मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप है वो कहाँ से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पक्का बनेगा। तो इससे कहाँ से मिले थे, एक तो आप लोगोगे चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान, अगर आपके ऑप्शन में ध्यान रखना है दोनों आते हैं तो मतलब दोनों एक साथ आते हैं, चोलिस्तान बनावली इस प्रकार से, या फिर लोथल बनावली, तो आपको चोलिस्तान बनावली को भरना है। चोलिस्तान और बनावली को अच्छी तरीके से याद रखना है, चोलिस्तान पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा में। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन बनेगा कि कालीबंगन कहाँ पर है, और कालीबंगा में यानी जुते हुए खेत के शख्स कहाँ मिले, या फिर कालीबंगा में क्या मिला है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, जिसमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, और अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर दो फसलें वो एक साथ पहले उगाई जाती थी, ये सभी यहाँ पर अनुमान मिला है। ठीक है दोस्तों, अब लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग फसल कटाई के लिए करते थे। खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी तथा नहर से पानी लिया गया। ठीक है, अफगानिस्तान में सोतुगई, ठीक है दोस्तों याद रखना है आपको, अफगानिस्तान में सोतुगई नामक स्थान है, एक सोतुगई नामक, जी हाँ। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसमें सोतुगई नामक एक जो है स्थान है, जहाँ से कुछ सबूत मिले हैं हम लोगों को नहरों के कुछ सबूत मिले हैं। कुछ स्थानों में कुएं से भी पानी लिया जाता था। धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, शायद इनका प्रयोग भी कृषि में किया जाता था। अफगानिस्तान में सोतुगई स्थान है जहाँ से क्या नहरों के कुछ सबूत मिले हैं, और जहाँ पर जलाशयों के सबूत है वो धोलावीरा में मिले हैं। ये दोनों आपको याद रखने, परीक्षक दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको लिए बन जाते हैं, वो बड़े क्वेश्चन तो आप छोटे क्वेश्चनों में से ही बना सकते हो। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन है वो कहाँ से बन जाए और कहीं पता नहीं आप भी का। ठीक है,
अगला है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। काफी अच्छे नोट्स मैंने तैयार किए और आपको ये बहुत फायदा देंगे। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार त्रिकोण आकार में था, यानी कुछ इस प्रकार से आप जो है चेक कर पाओगे, कुछ त्रिकोण आकार मतलब एक त्रिभुज आकार में ही था। अब कौन कौन से जो थे उनके बारे में बात करेंगे। एक तो था सुतका गेंडोर पाकिस्तान, मांडा कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, देमाबाद महाराष्ट्र। ये चारों थे। ये चारों क्या क्या थे अभी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर आ गया और एक जो है यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। अब कैसे थी इस प्रकार से, तो यहाँ पर तो था आपके जो है पाकिस्तान में सुतुरकोंडा जो है वो यहाँ पर था। अब यहाँ पर कौन कौन सा था, तो यहाँ पर मांडा था आपकी, जो कि जम्मू कश्मीर में मांडा मांडा है वो अभी जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर जो है आपका राष्ट्र था जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देमाबाद है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर साथ में यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, जैसे कि इस प्रकार से मैं कहता हूँ, ये सुतकेंडा कोड यहाँ से आपका जो मांडा है और ये आपका आलमगीरपुर है और ये आपका देमाबाद है, देमाबाद। तो सुतगुड़ ये पाकिस्तान में आता है, ये जम्मू कश्मीर में आता है, ये उत्तर प्रदेश में आता है, ये महाराष्ट्र में आता है और ये वापस यहाँ मिल जाता है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता उसका क्षेत्र विस्तार था। आपको 4 शहरों के नाम याद रखने। और यहाँ पर हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन इसमें सबसे अधिक पुरास्थल जो है मोहनजोदड़ो था। पुरास्थल मतलब कौन था सबसे पहले का स्थल? हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही मिले हैं। अब पूरा स्थल की बात करें तो पूरा स्थल ऐसे स्थल को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो पूरा स्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जिस स्थल पर पुराने औजार मिले हो, पुराने बर्तन मिले हो, जिन्हें मृत भांड भी कहते हैं, इमारत तथा इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने लिए किया था, जिन्हें छोड़कर वह कहीं चले गए हैं। हजारों वर्षों के बाद यह अवशेष जमीन के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं। ये एक नियोजित शहरी केंद्र ही था और यह यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया गया था। उन्हें हम लोग पूरा स्थल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग, यह बस्ती है वो कितने भागों में विभाजित थी, तो बस्ती है वो 2 भागों में विभाजित थी। जी हाँ, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हड़प्पा की एक बार बात नहीं कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की बात करें कि मोहनजोदड़ो में जो है वो बस्ती है वो 2 भागों में विभाजित थी। कौन कौन से भाग थे? एक तो था दुर्ग आपका, ठीक है, और एक था निचला शहर। अब देखो दुर्ग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। देखो दुर्ग यहाँ पर इस प्रकार से ऊंचाई पर था, बता देता हूँ आपको। दुर्ग था, ये मान लो आप दुर्ग मान लो इसको, ये था ऊंचाई पर, और ये जो निचला शहर था बहुत बड़ा पर था एकदम नीचा, ठीक है। और दुर्ग जो है वो बहुत ऊंचा था। अब दुर्ग ऊंचा होने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर दीवारें होती थी और ये राज्य की सुरक्षा में काम आती थी। और ये आपका जो था वो निचला शहर जिसे हम लोग कहते हैं वो था। तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये छोटा था, मतलब दुर्ग है वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि यहाँ पर बनी जो संरचना है वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी, ठीक, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर। दुर्ग के चारों तरफ से दीवार से घिरा गया था और यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्यों, जैसे कि कोई विशिष्ट कार्य होते थे, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। दुर्ग को जो संरचनाएं बनी होती थी उनका जो प्रयोग है वो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं आपके बारे में कि माल गोदाम था क्या था। तो माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंट से बना था, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया था जो संभवतः लकड़ी का बना होगा। विशाल स्नानघर की बात करें तो यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। कौन सा है? आयताकार, आपको याद रखना, आयताकार जलाशय है, प्रश्न आ सकता है, जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय से पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था।
ठीक है दोस्तों। जलाशय से जो पानी एक बड़े नाले के द्वारा बाहर जाता था, यह एक अनोखी संरचना थी। संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए करते थे, यानी कोई विशेष अनुष्ठान था या होता था तभी इसका उपयोग सामूहिक स्नान करते थे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं निचले शहर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे। जो निचला शहर था अपना, उसमें आवासीय भवन थे। निचले शहर में आवासीय भवन थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े पैमाने में बसा था। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। अब आप देख सकते हो, ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे। जो निचला शहर था उसमें आवासीय भवन थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। मतलब जो निचला शहर था वो भी जो है दीवार से घेरा गया था, और वहाँ पर भी जो है कई भवनों को ऊंचे चबूतरों बनाया गया था। ये चबूतरे नींव का काम करते थे। क्या करते थे? नींव का काम। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण के बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि जो इतना बड़ा शहर बनाना हो तो ऐसे तो बनेगा नहीं, बहुत जो है श्रम करना पड़ेगा, मतलब बहुत मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब जल निकासी व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में से एक है जल निकासी प्रणाली। ठीक है, हड़प्पा शहरों में नियोजन यानी एक योजना जिसे हम कहते हैं, नियोजन के साथ जल निकास की व्यवस्था की गई थी, यानी योजनाबद्ध तरीके से जल निकास की व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड बत्ती बनाया गया था। अब ग्रिड बत्ती क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी फोटो लेते हैं, उसको एडिट करते हैं, या फिर फोटो को कभी कभी आप ग्रिड ऑन करना, ग्रिड मतलब इस प्रकार से आपको लाइनें देखने को मिलेगी इस प्रकार से, तो आपको वहाँ पर अनुमान लग जाता है कि कहाँ पर आप बीच में आ रही है फोटो या फिर साइड में आ रही है। उस प्रकार से ग्रिड बत्ती यानी उसका सारा लेकर एक अलग से ही जो है यहाँ पर नाले बनाना, जो कि 90 डिग्री के कोण पर विभाजित होती हो और अच्छे तरीके से हो, और एक दूसरे को समकोण पर काटती हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसे ऐसे गलियां हो सकती है। ठीक है, ऐसे। तो ये गलियां जो आज के समय में हमें बहुत टाइम लगता है, वो गलियां उस समय भी मौजूद थी। हड़प्पाई भवनों को देखकर इस जो है ऐसा पता लगा है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई होगी, यानी पहले नाले बनाई, उसके बाद गलियां, और उसके बाद है गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए थे, क्योंकि प्रत्येक घर का गंदा पानी नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। यह नालियां बाहर जाकर बड़े नालों में मिल जाती थी, जिससे सारा पानी है वो नगर के बाहर चला जाता। तो नगर नियोजन की ऐसी जो है जल निकास प्रणाली आज भी हमें नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती थी। अब हम गृह स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन है। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कैमरे बने थे। आंगन खाना बनाने और कताई करने के काम आता था। यहाँ एकांतता प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। मतलब एकांतता मतलब एक जो की होती थी एकांतता, मतलब जैसे कि आज के समय में जो है घरों को दरवाजे बंद होते हैं, मतलब उनको एक एकांतता मिलती है। वो सभी जो काम करते हैं अपने गुप्त काम करते हैं वो एकांतता में ही यानी प्राइवेसी में करते हैं। ठीक है, तो उस समय भी ऐसा मौजूद था। उस समय भी जो है प्राइवेसी में काम होते थे, और भूमि तल जो है ग्राउंड लेवल पर भी जो है दीवारें में खिड़कियां नहीं होती थी। जो भूमि तल पर जो दीवारें बनी होती थी, ग्राउंड लेवल पर जो कि दीवारें होती घर के बाहर, उनमें जो खिड़कियां नहीं बनी होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं दे सकता था। हर घर में अपना एक स्नानघर होता था, जिसमें ईंटों का फर्श होता था। स्नानघर का पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बाहर जाता था, और कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग भी पानी पी सके। ऐसा अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं के लगभग कुल संख्या कितनी थी? 700। फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बट यहाँ पर लास्ट में मैं क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न कुछ तरीके से याद रखना। अभी हम लोग जो बात कर लेते हैं, आप जो टेलीग्राम चैनल आपको किस प्रकार से ज्वाइन करना है।